गड़बड़ क्या करी तुम लोग, पहले तो वो देखो। क्वेश्चंस को रटना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। बेसिकली फॉर्मेट था, देखो बेसिकली फॉर्मेट था तुम्हारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, यही फॉर्मेट था ना। अब जब हम ट्रेडिंग बना रहे हैं, सबसे पहले तो बच्चे तुम देख लो ध्यान से, ठीक है, तुमने बिल्कुल भी नहीं किया। तो इस क्वेश्चन में था क्या चीज़, पहले उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर्मेट इतना था। अब ये सेम फॉर्मेट आपका लेज़र का भी था, कुछ अलग नहीं था, सब कुछ सेम था लेज़र की तरह। लेकिन पहली चीज़ ये बनेगा 31 मार्च के बाद। देखो जब मैंने आप लोगों को वो पढ़ाई थी, मैंने आपको बुक कीपिंग बताया था कि कैसे होता है, और मैंने अकाउंट भी बताई थी आपको कैसे होगी, दोनों चीज़ें बताई थी ना। हमने कहा था बुक कीपिंग में हम एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे और समराइज करेंगे। ये रिकॉर्ड में आपका जर्नल था और समराइज में आपका लेज़र था। खत्म, इतना समझ आया था, यहाँ पे तो नहीं हुई थी ना कंफ्यूजन। अब ये खत्म हो गया आपका बुक कीपिंग वाला सेक्शन, क्लियर है। अब हम गए अकाउंटिंग पे, किस पे गए, अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग में बेसिकली क्या था आपका, आपको डाटा को रिकॉर्ड करना था, ठीक है, और समराइज, वो बुक कीपिंग में हो गया। अब अकाउंटिंग में आपने उसको एनालाइज करना था, कंपेयर करना था, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी थी। बेसिकली मैंने क्या कहा, 31 मार्च के बाद, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक हम पूरा रिकॉर्ड एंट्रीज जो है वो करेंगे, लेन देन रिकॉर्ड करेंगे, समराइज करेंगे, उसको बना के प्रिपेयर करेंगे। फिर 31 मार्च के बाद उस डाटा को हम एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे, और उससे एक स्टेटमेंट जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, वो बनाने की कोशिश करेंगे। कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका जो तुमने घर से भी सीखा होगा, आप एक साइड खर्चे दे दो, यही तो होता है, और एक साइड इनकम दे दो, यही तो होता है। जैसे मान लो मुझे इसने आना 1000, एक सिंपल चीज समझो, रिसीव और पेड ही तो लेते हैं हम। इसने आना मुझे 1000 रुपये दिए, शीतल ने मुझे मान लो 2000 रुपये दिए, यही हुआ ना 2000 रुपये, और हो गया मेरे पास टोटल 3000 रुपये हो गया। अब इसमें से मैंने मान लो 1000 रुपये एक को दे दिए और दूसरे को 500 रुपये, है ना, तो कितना बचा मेरे पास, 1500। ऐसे तुम घर पे करते हुए नहीं आए, ऐसा हिसाब आता नहीं है हिसाब। इसी तरीके से हमें कंपेयर और एनालाइज करना, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब इसी तरीके का कंपैरिजन होता है आपका यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन में एक हेड को नहीं उठाते, इधर साइड आपको जो रखना वो इनकम है, क्या है, इनकम, और इधर साइड जो रखते हो आप वो है एक्सपेंस। समझ आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं है। एक साइड आप इनकम को रखो और एक साइड आप एक्सपेंस को रखो, समझ आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी ही सेम आपका बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एक साइड एक्सपेंस, एक साइड इनकम, और यही चीज़ सेम आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट भी होता है। तो दो खर्चे और इनकम की स्टेटमेंट क्यों बन रही है भाई, क्वेश्चन नहीं लगता तुम्हें कि दीदी दो क्यों बन रहे हैं एक ही चीज़ के। इसने यहाँ एक ही है ना हमारे सामने, दो तो है नहीं, तुम कंफ्यूज नहीं होंगे दो में। अब यहाँ पे खर्चे और इनकम की इस स्टेटमेंट को समझो, इतना तो समझ आया होगा ना कि एक साइड आप इनकम शो करो, एक साइड आप एक्सपेंस शो करो, इतना क्लियर है। अब दूसरा काम क्या करना है, इनकम और एक्सपेंस के बाद कंडीशन ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट इनकम और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये डायरेक्ट क्या होता है, वो चीज़ें जिसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, या जिसके बिना वो चीज़ें हो नहीं सकती है, या जिसके लिए बिजनेस के लिए जो खर्चे और इनकम कंपलसरी है या ज़रूरी है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है जैसे हम दानू कंप्यूटर क्लासेस चला रहे हैं भाई, मेजर चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिसिटी का वो है, या मान लो फीस का मैनेजमेंट है, या यहाँ पे कंप्यूटर होना ज़रूरी है, तुम कंप्यूटर सीख रहे हो तो है कि नहीं है, ये कंपलसरी एक्सपेंडिचर्स है। अब मान लो जैसे मान लो वो सामने का जो गुलदस्ता है जो भी है वो 5 लाख का हमने वही खरीद ली, कोई नेसेसरी था बिजनेस में, नहीं ना। या तो मान लो अभी हमने क्या किया, 1000 रुपये लिए और अपने लिए खाने पीने का सामान मंगा के हमने पार्टी कर ली, वो कंपलसरी था, नहीं ना, है तो वो खर्चा, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे हम उन एक्सपेंस की या इनकम की बात कर रहे हैं जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है। इसलिए यह समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे ट्रेडिंग बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस और इनकम को कंपलसरी वाले पोर्शन को दिखा के, क्लियर है, समझ आया। अब सबसे पहले कोई भी खर्चा करने से पहले भाई पहले देखते हो ना कितने हैं,
मुझे एक 5 स्टार होटल में जाना है, पहले अपना बजट चेक करूँगी ना, नहीं है तो फिर क्या जा घुसना मैंने। ऐसे ही यहाँ पे स्टॉक भी आता है। अब ध्यान रखना, अगर ओपनिंग स्टॉक जैसे 1 अप्रैल, इसको ओपनिंग स्टॉक भी बोलते हैं। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल लिख दे, या तो फिर वो लिख दे ओपनिंग स्टॉक, तो ये हमेशा ओपनिंग स्टॉक यानी कि आपका बचा हुआ सामान। अगर रनिंग बिजनेस में एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड कर रहे हो तो नया सामान खरीदने से पहले आप ये नहीं देखोगे कि भाई मेरे पास ऐसा भी होना चाहिए जो बचा है, पहले वो देख लो। भाई मुझे सामान लेने जाना है तो मैं पहले घर में देखती हूँ ना, अगर सब्जी लेने भी जाना है तो क्या क्या सब्जियाँ हैं चेक करूँगी घर पे पहले। अगर मुझे पता चला ये है तो मैं दूसरी चीज़ें लेके आऊँगी। समझ रहे हो? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिखाया, और ओपनिंग स्टॉक मान लो मेरे पास है 40,000 का। बच्चे आप लोग अगर सिस्टम खाली है तो 10 मिनट टाइपिंग कर लो वहाँ जाके। समझ आया? ओपनिंग स्टॉक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर दूसरे क्वेश्चन पे आपके पास आता है यहाँ पे, अब स्टॉक आपको पता चल गया भाई। अब आगे डायरेक्ट एक्सपेंस करोगे ना, और डायरेक्ट एक्सपेंस में अगर तुम लोगों ने पढ़ा है ट्रेडिंग तो तुम लोगों को पता है परचेज एक कंपलसरी पार्ट होता है। क्या होता है? कंपलसरी। देखो परचेज इसका मतलब होता है खरीदना, और बिना खरीदे क्या बिजनेस चल सकता है? खुद सोचो ना। अगर भाई मैं कंप्यूटर की सर्विस दे रही हूँ, ठीक है, कंप्यूटर सिखा रही हूँ, तो कंप्यूटर खरीदना कंपलसरी है कि नहीं है? सिंपल है। मान लो मैं घर से केक बना के बेच रही हूँ, भले ही बना मैं रही हूँ, लेकिन रॉ मटेरियल तो खरीदना पड़ेगा ना, बिस्किट मैदा वगैरह वगैरह, है कि नहीं है? तो कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से पहले, कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसके लिए रॉ मटेरियल परचेजिंग तो कंपलसरी है। तो परचेज एक कंपलसरी एक्सपेंस में आता है। समझ आया? तो परचेज जैसे मान लो 1 लाख की थी हमारी। अब ये क्या है दीदी, आपने अंदर की क्यों लिखा? क्योंकि परचेज तो यहाँ पे आना था। भाई क्यों लिखा मैंने आंचल? परचेज अंदर क्यों लिख रहे हो? भाई इससे पहले बताया ना तुम लोगों को, 1-2 ही होंगे जिन्हें नहीं पढ़ाया मैंने, इसको भी नहीं पढ़ाया शायद। परचेज अंदर लिखने का मतलब है, अगर तुम 31 मार्च के बाद डाटा कर रहे हो, परचेज रिटर्न सुना है भाई? मैंने परसों आप लोगों को समझाया है कि भाई रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड, ठीक है? ये रिटर्न आउटवर्ड आपका परचेज रिटर्न होता है, समझाया था? और रिटर्न इनवर्ड आप सेल रिटर्न को बोलते हो। क्लियर है? अगर आपने साल भर में 31 मार्च, साल खत्म होने के बाद ही तो बना रहे हैं स्टेटमेंट, आपने भाई 1 लाख का सामान खरीदा तो कुछ वापस भी तो किया होगा। अब कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में कहीं रिटर्न आउटवर्ड लिखा है तो इसका मतलब क्या है? परचेज रिटर्न है, और कहीं पर अगर रिटर्न इनवर्ड लिखा है तो मतलब सेल रिटर्न है। क्लियर है? समझ आया? तो यहाँ पे क्या लिखा है? रिटर्न आउटवर्ड। मान लो अगर यहाँ पे वो रिटर्न आउटवर्ड दे दे, या तो फिर वो आपको दे दे परचेज रिटर्न, तो इसका मतलब ये माइनस होना है परचेज से। और मान लो 10,000 का रिटर्न है, समझ रहे हो कितने का रिटर्न कहा मैंने? 10,000 का। तो आपके पास परचेज कितनी बची? 9, क्योंकि रिटर्न बचे माइनस होता है, और वो माइनस करके आगे लिखो ताकि यहाँ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे हो? तो एग्जैक्ट आपको परचेज मिल गई ना? समझ आया? अब कई बार क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। भाई अगर वो बोल रहा है कैश परचेज, कंफ्यूज मत होना, परचेज क्रेडिट परचेज, अब दोनों का मतलब क्या है? खरीदा ना। अब आप पैसे दे के खरीदो या कैश में खरीदो, खरीदा तो है ही। अब कई बार क्वेश्चन में दोनों चीज़ें दे देता है, जैसे ये तो है परचेज परचेज रिटर्न। अब अगर बाई चांस परचेज ना दे और वो ऐसे दे दे क्वेश्चन, पर कैश परचेज ठीक है 1,000 रुपये, और क्रेडिट परचेज मान लो 5,000 रुपये, तो भाई आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे दोनों चीज़ों को ऐसे ही लिखना है, और दोनों को प्लस करके सामने अमाउंट लिख देना। कुछ कंफ्यूजिंग है? नहीं है ना? तो परचेज यहाँ पे एक कंपलसरी आपका क्या है? एक्सपेंडिचर से बिना खरीदे आप कोई चीज़ बना नहीं सकते हो। समझ आया? यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाने हैं, यानी कि जो चीज़ें बिजनेस को सीधा रिफ्लेक्ट करती हैं वही चीज़ें जो जरूरी है बिजनेस के लिए। समझ आया? चल अब अगला शब्द हमने बात करी थी कैरेज की। कैरेज एक होता है इनवर्ड, दूसरा कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? ट्रेडिंग में कौन सा वाला आता है?
भाई कैरेज का मतलब है, जैसे मान लो मैंने ये 90,000 का सामान खरीदा, इस 90,000 के सामान को लाने तक का किराया देते हैं ना भाई। जब आप लोग कोई चीज़ खरीदारी करते हो, मान लो दिवाली पे आपने बेड खरीद लिया, या दिवाली पे आपने टीवी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, उसको घर तक लाने के 100-200 रुपये खर्च तो किए होंगे। वो वाला जो खर्चा है वो कैरेज है, लाने ले जाने का जो है। अब कैरेज इनवर्ट का मतलब होता है, देखो लाने ले जाने का जो किराया है ना वो कैरेज है। दोनों ही इनवर्ड और आउटवर्ड एक्सपेंस है, ये बात अपने दिमाग में बिठा दी, ठीक है। ये दोनों ही आपका खर्चा है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो खर्चा आएगा वो वाला जो जरूरी है, हम कह रहे हैं ना जो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है ऊपर कि जरूरी वाले खर्चे को ही आप यहाँ पे शो करो। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, देखो ये वाला जो खर्चा होता है, अगर कैरेज इनवर्ट का मतलब आपने खरीदा और उसको घर तक लाने का किराया आपने खुद दिया, समझ रहे हो क्या है। आपने कोई चीज़ खरीदी, मान लो मैंने खरीदे 50 कंप्यूटर और उसे मैंने देहरादून से यहाँ तक लाने का किराया 500 रुपये खुद अपनी जेब से दिया है, तो वो कैरेज इनवर्ट होगा कि हमने खरीदा, उसे घर तक लाने का किराया खुद दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने 15 कंप्यूटर आंचल को बेचे, अब उसे आंचल के घर तक ले जाने का किराया मैंने खुद दिया। क्या कंपलसरी था मेरा देना? नहीं, मेरा काम तो था बेचना, है कि नहीं है भाई। अगर मैंने मान लो 50,000 के उसको कंप्यूटर बेच दिए, समझ रहे हो ना मेरी बात, मैंने उसको 50,000 के कंप्यूटर बेचे, कहानी खत्म। अब ये 50,000 के कंप्यूटर को जिसने खरीदा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो घर तक ले जाए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कैरेज इनवर्ट तो ऐसा खर्चा है जो कंपलसरी है, भाई आपने खरीदा आपको ही ले जाना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे कंपलसरी वाला पार्ट कैरेज इनवर्ट आएगा। जो कैरेज आउटवर्ड है, सेल के टाइम पे जो आप घर तक छोड़ने का किराया दे दो, वो एक एडिशनल सर्विस है बाय चॉइस। अगर आप ये सर्विस देते हो तो आपकी इच्छा, ना दो तो आपकी इच्छा, कंपलसरी नहीं। आप किसी को ये नहीं कह सकते हो नहीं आपको देना ही पड़ेगा, समझ रहे हो, उसके लिए कोई मजबूरी वाली कहानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैरेज इनवर्ट तो जरूरी है ना, तो यहाँ पे जरूरी वाले खर्चे को दो। तो आपके पास यहाँ पे जो खर्चा अगला वो होगा, यहाँ पे वो है कैरेज इनवर्ट। क्या होगा? कैरेज इनवर्ट। समझ आया? अब मान लो जैसे 500 रुपये वो भी है कैरेज का, क्लियर है। अब कैरेज इनवर्ट के बाद अगला जो पार्ट आता है आपके पास, कैरेज इनवर्ट क्यों आ रहा है समझ आया ना, परचेज क्यों आ रहा है, स्टॉक क्यों आ रहा है, तीनों चीज़ें क्लियर है। ये कंपलसरी एक्सपेंडिचर्स के एक हेड है, क्लियर है ना बच्चे। तब तक उधर टाइपिंग कर लो, पीसी खाली नहीं है वहाँ। अच्छा चलो इतना क्लियर है। अब दूसरी सिचुएशन में क्या है हमारे पास, क्वेश्चंस में ऐसा दे देता है, देखो वेजेस एंड सैलरी, या तो दे देगा सैलरी एंड वेजेस, क्लियर है। वेजेस एंड सैलरी या सैलरी एंड वेजेस दोनों चीजें ही अलग है कि नहीं है। सैलरी एक ऐसा खर्चा है, सैलरी मतलब समझते हो ना, आपने महीने भर काम किया, फिर महीने भर काम करके आपने जनरेट करके दिया, तब सामने वाले ने आपको दिया, है ना। जैसे अभी हमारे पास जो स्टाफ है, हम महीने भर पढ़ाते हैं सब मिलके, फिर उसके बाद जो पैसे आते हैं उसमें से ही उसके बाद स्टाफ को जाता है कि नहीं है। तो ये जो सैलरी है, क्वेश्चंस को दोनों एक साथ लिख दिया। अब हम क्या मानेंगे, वेजेस मानेंगे कि सैलरी मानेंगे? सैलरी समझ आया। वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी। जैसे मान लो मुझे अभी ये पंखे पे काम करवाना, सही करवाना, ये आवाज़ कर रहा है, अब मैं कह रही हूँ ना इसको ठीक करवाने के लिए मुझे क्या करना है, पे तो करना ही है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये तभी ये ऑन द स्पॉट होने वाला खर्चा। आप वो पंखे वाले भैया को क्या बोलूँगी, रिपेयर वाले भैया, भैया परसों आना, नरसों आना, ऐसे कह सकती हो? नहीं ना। अगर मेरे पास आज 500 रुपये तभी मैं ये काम करवा सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। तो ये जो वेजेस एंड सैलरी वाला पार्ट है ये कंपलसरी है। और ये ध्यान रखना, जो चीज़ आगे लिखी गई है, अगर यहाँ आगे वेजेस है तो इसको वेजेस मानूंगी, अगर आगे सैलरी दिया तो मैं उसे सैलरी मानूंगी, कंफ्यूज मत होना, समझ आया। तो अभी हम इसको क्या मानेंगे, अगर वेजेस है तो वेजेस, और सैलरी महीने के एंड में होने वाला खर्चा है, तो महीने के एंड वाले खर्चे यहाँ पे ना आके ऑन द स्पॉट होने वाले खर्चे आएंगे आपके यहाँ, समझ आया। तो यहाँ पे मैंने वेजेस, मान लो 1000 रुपये की ये भी। अब कई बार वो फ्राइट इनवर्ड लिख देता है, फ्राइट आउटवर्ड, तो इनवर्ड वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैंने गिन गिना के कुछ ऐसे ही खर्चे तुम लोगों को समझाए, पर तुम लोगों ने क्या किया, बस खाली इन्हीं हेड को याद कर लिया, कहानी खत्म। हेड पकड़े और क्वेश्चन सॉल्व, दीदी ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस खत्म।
भाई खाली हेड थोड़ा रटने हैं। भाई ये किताब आपको गिने चुने खर्चे बता देगी, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ कि किताब आपको गिने चुने खर्चे बता देगी। लेकिन बच्चे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहानी तो बिजनेस पे डिपेंड करती है ना। अगर आपसे कोई पूछे ट्रेडिंग, आप खाली हेड फिक्स करके बोल दे रहे हो दीदी। ये ट्रेडिंग का मतलब होता है जहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को कंपेयर करके एक रिजल्ट निकाला जाता है कि भाई इस साल हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो हमने डायरेक्ट एक्सपेंस दे दिए, पर ये ध्यान रखना ये गिने चुने डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो बिजनेस पर डिपेंड करता है कि आप बिजनेस के लिए ज़रूरी है। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको समझाया, इलेक्ट्रिसिटी अगर आप नॉर्मल एक वैसे दुकानदार के लिए देख लो, है ना, जैसे नीचे शूज सेलर है अंकल है, या फिर आप वहाँ पे कपड़े वाले वो है कि नहीं आंटी, तो वो लोगों के लिए बहुत है, कंपलसरी ज़रूरी है, पर इतना ज़रूरी नहीं है, उसके बिना उनका काम चल सकता है। आप सोचो हमारे पास अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम कंप्यूटर कैसे सिखाएंगे, हमारे लिए तो कंपलसरी है ना। तो आपको चीज़ों को समझना है। दूसरी चीज़, अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस से रिलेटेड खर्चे हो रहे हैं, प्रोड्यूस से रिलेटेड समझ दो मतलब बनने से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, है ना। फैक्ट्री का जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, फैक्ट्री का है, आगे वो फैक्ट्री लिख दे रहा है तो वो प्रोड्यूस में यूज़ हो रहा है, वो कंपलसरी है, समझ रहे हो। अगर क्वेश्चन में फैक्ट्री लिखा है और उसने मैन्युफैक्चरिंग लिखा है, ऐसा कुछ भी है तो वो भी ज़रूरी है यहाँ पे, है कि नहीं है, समझ आया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि आप ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को रखते हो। ये क्लियर है। एक्सपेंस में तो कंफ्यूज नहीं होना कि ट्रेडिंग क्या काम कर रहा है, किस हिसाब से बन रहा है। अब दूसरी सिचुएशन में क्या है, यहाँ पे इनकम साइड में कह रही हूँ अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो, कुछ नहीं, बस सेल समझ लो भाई, यही आपको समझना है। अब सेल का भी सेम सिचुएशन है, जैसे मैंने बोला ना कैश सेल और क्रेडिट सेल लिखा है, ठीक है, तो उन दोनों को प्लस कर देना, समझ रहे हो। अब जैसे मैंने सेल लिखा, मान लो 4 लाख की सेल हुई है। अब अगर रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, तो आपको यहाँ पे रिटर्न और इनवर्ड, ठीक है। अब जो रिटर्न इनवर्ड है आपका, मान लो 50,000 का हम यहाँ पे दे देते हैं, क्लियर है। तो सेल कितना बचा, 350, यही हुआ ना। और तुम लोगों को टैली के लिए तो जब तुम प्रॉपर डीपली अकाउंट पढ़ोगे तब तो तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक वगैरह सब निकालना पड़ेगा। अभी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे तुम्हें सीधा क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, बुक में वैसे भी गिवन है, तो आपको अपना बस क्लोजिंग स्टॉक निकालना, क्या ही कंफ्यूजन होगा। और क्लोजिंग स्टॉक मान लो इसमें 60,000 साल के एंड में, भाई ये ओपनिंग है ना, जो ये ओपनिंग स्टॉक है ये तो पिछले साल का क्लोजिंग होगा, तभी तो नए साल में ओपनिंग गया। अब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल में ओपनिंग बन जाएगा, क्लियर है, समझ आया, कंफ्यूज तो नहीं हो, पक्का। तो इधर साइड इनकम, और कौन सी वाली इनकम, जो बिजनेस को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करे, जैसे हमारी कंप्यूटर क्लासेस है, चाहे हमें अर्निंग कहीं से भी हो रही हो, लेकिन मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों की फीस, यही तो दानू कंप्यूटर क्लासेस की सोर्स ऑफ इनकम है ना। जब मैं दानू कंप्यूटर क्लासेस की सोर्स ऑफ इनकम शो करूंगी तो उसमें आप लोगों की फीस एक पहला पार्ट होगा, समझ आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डायरेक्ट इनकम जो कि सेल है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस जो कुछ गिने चुने मैंने आपको लिखवा दी, इतना समझ आया, कंफ्यूज तो नहीं हो। तो हमारा ट्रेडिंग क्या है, जहाँ पे डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस को कंपेयर करके एक देखा जाता है कि इस साल क्या रहा, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो। अब लास्ट में टोटल, लेजर वाला टोटल पता है ना कहानी सबको, क्या करते हैं लेजर में, दोनों साइड का टोटल करते हैं। यहाँ कितना हो रहा है, 350 + 60 कितना हुआ, 410, 410 में से इसे माइनस करो 90, ठीक है, और 40 कितना हुआ 130, 130 हुआ ना, 1,30,000, और 31 और 500, 31,500, 131,500 ना, और इससे इसको माइनस करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आपका ग्रॉस के तौर पे लिखा जाएगा। और ये भी ध्यान रखना, ज़्यादा वाली अमाउंट को दोनों साइड लिखते हैं, तो उधर साइड का ज़्यादा है ना, कितना आएगा 410, ये आएगा ना 410, सही कर रही हूँ, चलो क्लियर है। अब यहाँ पे ज़्यादा से कम को माइनस करके इधर साइड कहते हैं ग्रॉस, जिस साइड कम होगा वहाँ लिख, इधर साइड ग्रॉस प्रॉफिट, जिस साइड कम होता है उधर ही आंसर होता है ना। सिंपल सोचो, इनकम ज़्यादा है
खर्चे कम है, तो आंसर कहाँ एडजस्ट हो रहा है? खर्चे साइड, तो वहाँ पे प्रॉफिट है। और अगर बाई चांस इधर साइड कम आ जाता तो यहाँ पे होता आपका ग्रॉस लॉस। क्लियर है भाई? आप दो चीजें एक साथ तो होंगी नहीं ना, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। तो इधर वाला जो पार्ट है ये आपका यहाँ पे जो भी निकलेगा आंसर देख लेना माइनस करके, इसमें से इन सबको माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। समझ आया? कंफ्यूज तो नहीं हो कि ट्रेडिंग क्या है? मैंने अभी ट्रेडिंग को अच्छे से समझा दिया। और एक चीज अपने दिमाग में खाली इन वर्ड को मत रटो भाई, अगर याद हो रहे हैं अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाली इन्हें रट के ही भूल जाओ वहीं पे। भाई आप समझो ट्रेडिंग को क्या है, क्योंकि जब तुम एक्चुअल में फील्ड में टैली में काम करोगे, किसी कंपनी में आप अकाउंटेंट बनोगे, तब ये थोड़ी ना लिख के देंगे तुम्हें कि ये वेजेस है, ये है। वहाँ पर तो समझना पड़ेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आपको ये समझना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम के कंपैरिजन पे जो बचता है वो बिजनेस का ट्रेडिंग का आंसर होता है। तो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस को कंपेयर करके जो रिजल्ट निकाला जाता है वो ट्रेडिंग है। समझ आया? कंफ्यूज तो नहीं हो ट्रेडिंग में? अच्छे से क्लियर है?